शुरुआत धनंजय सर से करता हूँ। धनंजय सर जो कुछ हम देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एक लेख के माध्यम से तीखा हमला राहुल गांधी द्वारा, उसका एक लेख के ही जरिए जवाब देना, और ये सब तो चल ही रहा था, उसके निहितार्थ उसके अर्थ खोज रहे थे। और अब मुलाकात कहीं राज ठाकरे से अनशेड्यूल्ड, कैसे देखा जाए, कैसे लिया जाए, क्या निहितार्थ इसके हैं? एज ए विश्लेषक आपके अपने क्या आकलन है धनंजय कुमार जी? देखिए, ये लोग जो है कई चीजें करते रहते हैं, और वो करते रहते हैं चूंकि लोकल चुनाव भी होने वाले हैं। और महाराष्ट्र में जो आर्टिकल छपने से जो हुआ है, हालांकि ये पुरानी बात है, पहले भी आर्टिकल लिखने से पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बतलाया था किस तरह की गड़बड़ियां हुई है। तो उसमें तो कुछ नयापन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मिलना जुलना वो जो हो रहा है, वो लगातार कोशिश कर रही है बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लिया जाए। उसको इससे भी जोड़ लीजिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में घटनाक्रम घटे, और उसके बाद जो विदेश प्रतिनिधि मंडल भेजे गए, और जो प्रतिनिधिमंडल भेजे गए उसके बाद जो लौट करके आए, और उसके बाद जो दिखेगा आपको संसद में, अभी तक जो दिखा उसमें ये दिखा है कि विपक्ष जो है नहीं है, विपक्ष को खारिज कर दिया है ना, विपक्ष को मिला लिया, जिससे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष और पक्ष एक हो गया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी की राजनीति का बहुत बड़ा ये पक्ष है। ये गुजरात में ऐसा लोग कहते हैं कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी मिलकर के बीजेपी को बीजेपी मय कर दिया, गुजरात देश को भी बीजेपी मय करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर हुआ, उससे बड़ी बदनामी हुई। वो ट्रंप बोल रहे हों चाहे नहीं भी बोले ट्रंप, तो जो समझ में आ रहा है, जो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी की, भाई वो जो 4 आतंकी थे, जो पहलगांव में जो घटना हुई, वो कहाँ गए? वो आतंकी आए ही क्यों? सुरक्षा में चूक हुई तो कौन जिम्मेदार है? किस पे आपने कार्रवाई की? और ये जो सीज फायर किया, ये अचानक क्यों किया आपने? क्या मकसद से आपने अटैक किया था, ऑपरेशन सिंदूर किया था, और क्या मकसद वो पूरा हुआ? कहीं कोई सवाल का जवाब नहीं। और जब कहीं सवाल का जवाब नहीं है, तो जाहिर है बिहार चुनाव जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपने कहा है कि मोदी शाह और संघ के बीच दौड़ बिल्ली चूहा आया का खेल जारी, ये खेल अभी हल्का है। अब ये इंतजार कर रहा है, अभी कुछ नहीं करने वाला है। बिहार चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नरेंद्र मोदी देखिए कि यहाँ से जब ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो पूरा घटनाक्रम हुआ पहलगांव में, वो बिहार जाकर के उन्होंने भाषण किया। वो महाराष्ट्र से भी भाषण कर सकते थे, दिल्ली से भी बोल सकते थे, वो बिहार के मधुबनी क्यों गए? और बिहार के मधुबनी अभी फिर 20 तारीख, बिहार अभी फिर जा रहे हैं 20 तारीख, और लगातार इसलिए जा रहे हैं कि बिहार को फोकस किया हुआ है। बिहार उनको लग रहा है कि इस बार मौका है, नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं और यहाँ हमारी सरकार बन जाएगी बीजेपी। और बीजेपी की अगर सरकार बन जाती है, तो जो सीज फायर का जो कलंक है, या कई ऑपरेशन सिंदूर में जो नाकामी विपक्ष के लोग और पत्रकार बता रहे हैं, जो आम आदमी को महसूस हो रहा है, वो कलंक भी धुल जाएगा अगर बिहार में जीत जाते हैं। और अगर ये धुल जाता है, तब तो मोदी साहब फिर अजय होकर के निकलेंगे संघ के घर से भी। लेकिन अगर फंस जाते हैं, तो फिर जो आप कह रहे हैं चूहा दौड़ बिल्ली दौड़ जो है, वो सारी दौड़ चालू हो जाएगी फिर। अब ये तो जानते हैं हम सब लोग कि आरएसएस जो है वो बड़ा दूरगामी प्लान करता है कि हमारा वोट कैसे आएगा, और उसके लिए देश का इस्तेमाल करना हो, धर्म का इस्तेमाल करना हो, जाति का इस्तेमाल करना हो, क्या नहीं इस्तेमाल, नफरत इस्तेमाल करना हो, सारे इस्तेमाल करते हैं। उनको चाहिए वोट, उनको चाहिए सत्ता, बाकी सब उनका जो है धर्म, देश, नागरिक सब ढोंग है, सेना सब ढोंग है। अभी बीएसएफ के जवानों को जिस तरह की रेलगाड़ी दी गई, उससे भी देश के नागरिक को पता चला कि ये कितना सेना के प्रति, या जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके प्रति कितना ये ईमानदारी का भाव रखते हैं, या कहिए कि उनके प्रति प्रेम भाव रखते हैं, उनको बचाना चाहते हैं। अभी बीमार हैं वो सत्यपाल मलिक जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि हमने हेलीकॉप्टर मांगे, नहीं दिए। और 40 जो है पुलवामा में जो हमारे अर्धसैनिक बल के लोग और कौन कौन लोग थे वो मारे गए, सब शहीद हुए, वो सब वो क्यों हुए? तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक चुनाव हारेंगे नहीं। जीत जो है, चुनाव में जीत जो है, सारे पाप इनके धो देता है। तो अगर बिहार जीत गए तो फिर पाप धुल जाएंगे, निश्चिंत रहिए, आरएसएस कुछ नहीं करने वाला है। अगर हाँ, अगर बिहार में हार गए तो आरएसएस कुछ कर सकता है। जी।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सहयोगी धनंजय जी से। धनंजय जी, क्या आप इसको आगे बढ़ाते हुए क्या और इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे जो रंजन जी बात रख रहे देखिए, संघ की परेशानी अपनी है और संघ तो परेशान होगा, चूंकि सत्ता नहीं है। तो अभी 100 साल पूरा हुआ है और उसके बाद उनकी चिंता है, लेकिन वो जो 2047 तक का जो उनका प्लान है वो कैसे पूरा हो, वो सबसे ज्यादा उनके भीतर बेचैनी है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप कितना भी जोड़ गणित घटाव कर लीजिए, जो हमारे साथी इकबाल भाई या मनीष जी बता रहे थे महाराष्ट्र की कहानी, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मिल करके क्या करेंगे, बीजेपी को कितना ऐड ऑन कर पाएंगे, क्या बीजेपी चाहती है कि उद्धव ठाकरे उनके साथ आ जाएं? क्योंकि राज ठाकरे को साथ लेने का मतलब उद्धव ठाकरे को साथ लेने वाली बात, क्योंकि दोनों भाई को जब साथ लेने की बात की जा रही है, तो क्या वो अजित पवार से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, शिंदे से पीछा छुड़ाना ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के इतर मैं बात करूं कि जो आरएसएस के साथ सबसे बड़ा तनाव ये है कि उसके पास अभी कोई नेता नहीं है। जो हमारे इकबाल भाई बता रहे थे और मनीष जी बता रहे थे कि नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो, कुछ लोग आदित्यनाथ के बारे में बताएंगे, लेकिन सबका भेद खुल गया है। इनके नाम से आगे जो है बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाएगी ये दिखाई नहीं पड़ रहा। सब ये फूटे हुए पटाखे जिसको बोलते हैं ना लोकल भाषा में, फूटे हुए पटाखे हैं। हैं। इनसे अब आरएसएस अगर उम्मीद बांधता है तो आरएसएस के थिंक टैंक के पास खाली हो गया है, बढ़ती मंजिला खाली है। तो वो जो है इनके पास अब नई नई लीडरशिप कहाँ से आएगी, और नई लीडरशिप लाने के लिए संक्रमण काल से इनको गुजरना पड़ेगा। क्योंकि इन्होंने जिस तरह की 11 साल से बीजेपी जिस तरह से दिखाई है, आरएसएस का जो रूप दिखा है वो दिखा है कि ये कारपोरेट के चरण चूमने वाले लोग हैं। ये दिखा है कि ये खाली नफरत खड़ी करने वाले लोग हैं। इनको देश और धर्म, भाषा, ये सब इनके लिए वोट पाने का जरिया है। अब ये बताइए कि महाराष्ट्र में कई घटनाएं हो गई जहां हिंदी बोलने को लेकर के बैंक के अधिकारी को और किस किस को पीटा गया। अभी धुलिया की एक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये बताइए कि भाषा के नाम पर ये तमाशा नहीं तो क्या है, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? आप कहाँ तो बोलते हो हम सब भारतीय हैं, फिर बोलते हो हम सब हिंदू हैं, फिर आप मराठी हो जाते हो। मराठी होने के बाद फिर आप हो जाओगे कि नहीं ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है। फिर इसमें हो जाओगे कि हम मनसे के हैं कि शिवसेना के हैं कि कांग्रेस के हैं कि किसके हैं। तो इतने टुकड़े हैं, फिर काहे के लिए भारतीय बोलते हो खुद को? अगर भाषा के नाम पर ही लड़ना है, प्रांत के नाम पर ही लड़ना है, धर्म के नाम पर ही लड़ना है, तो काहे के लिए भारतीय? फिर तो हम पूरी दुनिया के लोग, अमेरिका वाले लोग हमको मदद करने आते हैं। हमको अमेरिका में भी पिटाई हो रही है हरियाणवी छात्र की, और यहाँ भी अफसर की पिटाई हो रही, तो अमेरिका में और महाराष्ट्र में क्या फर्क है, जरा हमको समझाए कोई। तो बीजेपी के नेता, हालांकि मैं कांग्रेसियों को भी दोषी मानता हूँ इसके लिए कि आप जो है राजनीति इस तरह की करते हो जो घटिया राजनीति है, जिनका कोई भाषा से लेना देना नहीं है, जिनका कोई जाति से लेना देना नहीं है, न धर्म से न देश से लेना देना, इनको सिर्फ लेना देना सत्तों से, और गुंडे पालते हैं। और आरएसएस का जो चेहरा दिखा है पिछले 11 वर्षों में, वो दिखाई पड़ा है कि गुंडे इनके फ्रंट पे लगा दिए गए हैं। तमाम तरीके गुंडे, जो भाषाई गुंडे हैं, जो गंदा बोलते हैं, जो हाथ पैर चलाते हैं। अभी देखिए आपके प्रदेश के हैं वो इंदौर के नेता, वो सोनम वाले प्रकरण पे, अभी सोनम देखिए कितना हिट है पूरे देश में। मीडिया पे खाली सोनम रघुवंशी चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई जिससे देश हिल गया, और ये कौन हिला रहा है? ये आरएसएस है, यही आरएसएस है। क्योंकि आरएसएस चाहता है कि महिलाओं को जो है फिर से कमरे में बंद कर दीजिए। महिलाएं क्यों बाहर आ रही हैं? तो वो संस्कार बता रहे थे विजय वर्गीय कि ये संस्कार, अरे तो तुम्हारा जो नेता वहां जान कौन था वो सड़क पे, वो कौन संस्कार, उसके बारे में क्या बोला विजय वर्गीय? कोई बयान सुना आपने? विजय वर्गीय जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई संस्कारी आदमी बोलेगा उस तरीके का? जिस तरह की भाषा का आदित्यनाथ इस्तेमाल करते हैं, कोई संस्कारवान आदमी बोलेगा? जिस तरह के अनुराग ठाकुर भाषा बोलते हैं उसको संस्कारवान बोलेंगे? तो ये तमाम उन लोगों को लगा दिया है, और इनका ढोंग जो है ना, 11 सालों में मुझे लगता है खुल गया है। बिहार चुनाव के बाद ही ये कुछ करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, इनके पास कुछ है नहीं। झोली खाली है, खाली बोली है, वो भी गंदी बोली। हाँ, नेटवर्क मेरा कुछ दिक्कत कर रहा है। मैं धनंजय यहाँ लाके समाप्त करना चाहूंगा। जैसे अभी कहा कि भले ही बिहार जीत जाए, जैसे रंजन जी का कहीं कुछ आकलन है, विश्लेषण है, फिर भी कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कुछ हो सकता है। अब जीतने के बाद भी ये बहुत इनको लिबर्टी मिलेगी या एक फ्री एंड होगा, इसकी संभावना कम की जा नहीं। हो सकता है अध्यक्ष पद को लेकर कुछ प्ले अप हो। आपकी अंतिम टिप्पणी सर। देखिए आरएसएस 2014 में तो बना नहीं,
आरएसएस 1925 में बना, और जितना हिंदू मुसलमान होना था वो स्वतंत्रता काल के दौरान खूब हिंदू मुसलमान हुआ। पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, क्या क्या बन गया। तब तो इनकी दाल गली नहीं, सारे विद्वान जो है वो किताब लिखने में बिजी थे या कहाँ बिजी थे। 2014 में जो सरकार आई, बड़ी सुनियोजित झूठ के नाव पे सवार होकर के सरकार आई। सुनियोजित झूठ, कांग्रेस के खिलाफ झूठ गढ़ा गया, झूठ को बड़ा बढ़िया तरीके से मीडिया के द्वारा पाला गया, कॉरपोरेट को लगाया गया, और नरेंद्र मोदी जी आए कि ये जो है ऐसा तो देशभक्त कोई अब तक आया नहीं हिंदुस्तान में, और पूरी चीजें पलट देंगे। और नेहरू बेकार थे, इंदिरा बेकार थी, सब बेकार थे। यही एक महान आदमी का इंतजार का चल रहा था 100 साल से, यही प्रोजेक्ट किया गया। फाइनली वो महान व्यक्ति आया जो देश को ऊपरी शिखर पे ले जाना चाह रहा था, लेकिन वो सीज फायर पे अटका दिया। जैसे अभी प्लेन क्रैश हुआ, हालांकि दुखद घटना है ये प्लेन उड़ा और 5 मिनट के बाद क्रैश हो गया। अभी खबर आ रही है कि उसमें क्या क्या गड़बड़ियां देखी जा रही है, क्योंकि सारे लोग मारे गए जितने सवार थे, ये भी न्यूज आ रहा है, सारे लोग मारे गए, स्थानीय लोग मारे गए हैं, डॉक्टर जहाँ पे गिरा प्लेन वहां भी लोग मारे गए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हाँ, रूपाणी जी का वो तो पहले ही हो गया था कि विजय रूपाणी जी की डेथ हो गई, वो तो पहले भी हो गया था। एक चूंकि जहाज में बचने की संभावना, मतलब जिसको कहते हैं, बिल्कुल नहीं थी। खैर, मैं वापस यहाँ आता हूँ। तो ये जो सुनियोजित झूठ था, राष्ट्रवाद का, हिंदूवाद का, सबका कचूमर निकल गया है। आदित्यनाथ की जो बार बार बात निकलती है, आदित्यनाथ ने हिंदुत्व का चेहरा दिखा दिया कि भैया ये श्रेष्ठतावाद जो है, सवर्णवाद के अलावा कुछ नहीं है इनका, हिंदूवाद जो है। और बिहार में इसलिए जब ये उतरते हैं हिंदूवाद छोड़ करके, जब उतर जाते हैं ये जाति जनगणना पे आते हैं, फिर वो जातियों में आरक्षण कितना महत्वपूर्ण है वो ये लोग बोलते रहते हैं दिन रात। आप अगर आरएसएस के नेता या बीजेपी के नेताओं के बयान सुनेंगे तो कहते ही हैं कि आरक्षण तो जो है ये भीख है, आरक्षण जो है फलाना है, और ये ईडब्ल्यूएस लेकर के आते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीजें देश देख चुका कि इनके झोली में क्या क्या है, सब दिख गया, सब फैला दिया। आरएसएस का भी सब खाली हो गया। अब नया आरएसएस कितने साल में बनेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अंदर कहीं से नहीं है कि फिर ये लौट करके आने वाला है। धीरे धीरे इनका जो है उत्कर्ष काल जो है वो गर्त काल में गुजर रहा है, मतलब उस तरफ बढ़ चुका है। अब ये टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, ये उतरने वाले हैं, उतर जाएंगे। अब कैसे उतरते हैं ये देखने वाली बात।